हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सारे क्वेश्चंस होंगे जितने भी, वो सब हम लोग डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा होता है, कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल है। संदीप आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से 147 तक होता है। सुप्रीम कोर्ट 1935 एक्ट से लिया गया है। किस पार्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट का, किस पार्ट में आता है बताइए संतोष। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पार्ट 5 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो है 124 से लेकर के 147 तक है और ये पार्ट 5 में आता है। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में इसकी लिया गया था और इस्टेब्लिश 74 में किया गया था। वेरी गुड। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है वो 74 के अधिनियम 73 के अधिनियम से हुई थी, 74 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, किस स्टेट में, कहाँ पे? कोलकाता में पहली बार स्थापना हुई थी 74 में। ठीक है, ओके। इसमें टोटल प्रेजेंट टाइम में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के? 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। टोटल 34 जज हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें 32 हैं, 34 हुए नहीं हैं। टोटल होनी चाहिए कितनी, 34 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 32 हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन की सुप्रीम कोर्ट की एडॉप्टेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने पढ़ लिया, लेकिन किस अधिनियम से हमने एडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, किस अधिनियम से हमने इसको एडॉप्ट किया है। क्लियर है संदीप? सुप्रीम को हमने 1935 एक्ट के नियम से अडॉप्ट किया गया है इसको। हमारे संविधान उस समय जब किया गया तो फर्स्ट एलियाज जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट जज थे। 1935 के अधिनियम से हमने अपने संविधान में इसको एडॉप्ट किया है। ठीक है, इनेक्ट कब हुआ है ये? इनेक्ट का मतलब लागू। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से एक कोर्ट है, जुडिशरी है, जो इनेक्ट कब हुआ है। इनेक्ट मतलब लागू कब हुआ है। सिंपल सी बात है, जब हमारा संविधान लागू होता है, लागू कब होता है संविधान हमारा? 1950 में। तब से सारे आर्टिकल, सारे अधिनियम लागू हो जाते हैं, पूरा संविधान लागू होता है। कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि कोई भी संविधान का जो पार्ट है वो लागू कब से हुआ है, तो आप बताएंगे 1950 से। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट जज का जो होता है वो किसके द्वारा होता है। हमने पढ़ा अभी तक, समझा कि 34 जज होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये क्वेश्चन है, कौन करता है इनका अपॉइंटमेंट? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोलेजियम और एक एनजेएसी, कोलेजियम और एनजेएसी दो सिस्टम थे, जिसमें एनजेएसी खत्म हो चुका है और कोलेजियम चल रहा है। तो कोलेजियम में इसमें कितने सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट के लिए कितने जजेस होने चाहिए? वो एक CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो रिकमेंडेड होंगे किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक, इन 5 लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? अगर अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और बाकी सारे जज जितने थे 34 थे हमारे, उनको भी अपॉइंटमेंट वही कर रहा था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओथ कौन दिलवाता है सारे जज को। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज को ओथ कौन दिलवाता है? ठीक है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाता है। अब ओथ के बाद इनका टेनर कितने साल का होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का टेनर कितने साल का होता है? इनका टेनर फिक्स नहीं होता है और ये मतलब 65 साल तक जज बन सकते हैं। 65 साल तक ये जज रह सकते हैं। वेरी गुड। इनका टेनर फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं का मतलब ये है कि इनको मैक्सिमम जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं लगभग सबका टेनर 2 ही साल का होता है। मैक्सिमम जो एज है उनकी 65 ईयर्स होती है। साथ में पढ़ लेंगे, अगर देखेंगे तो 65 इनकी सुप्रीम कोर्ट की होती है और हाई कोर्ट जज कितनी होती है? 62 होती है। ठीक है, 62 साल मैक्सिमम होती है हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने ये भी डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे एक कोलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट लेवल पे एक कोलेजियम सिस्टम है। दोनों जगह पे कोलेजियम सिस्टम है। अब कोलेजियम हाई कोर्ट के लेवल पे जो है वो कितने जजों का होता है संदीप?
हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। इसमें दो सीनियर मोस्ट जज कहाँ से होते हैं? हाई कोर्ट से, उसी हाई कोर्ट से होते हैं। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है इनका। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इनकी इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता से, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है, हम किस नाम से जानते हैं इनको? हम लोग जो जानते हैं वो इस नाम से कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये फंडामेंटल क्या है? गारंटर है। सुप्रीम कोर्ट को हम फंडामेंटल का गारंटर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे हम? एक और नाम इसको दिया गया है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक भी कहा गया है, प्लस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्टर भी कहा गया है। यानी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब 2 बातें हम करते हैं थोड़ा जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर होती है कि अपने दिए गए डिसीजन को वो फिर से रीचेक कर सकता है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, NJAC, ठीक है। NJAC आपने सुना है, में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है संतोष? NJAC में कुल कितने सदस्य होते हैं? NJAC में टोटल 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से होते हैं ये लोग, कौन होते हैं? NJAC में 6 मेंबर होते हैं, एक CGI होता है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और एक लॉ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर होता है। प्रेसिडेंट नहीं, PM, ठीक है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? NJAC में पहला होगा CGI, 2 सीनियर मोस्ट जज, एक लॉ मिनिस्टर और दो जजेज होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, जिनको अपॉइंटमेंट या जिनको डिसाइड कौन करते हैं लोग, उसमें 2 लोग 2-3 लोग डिसाइड करते हैं। इसमें PM हो गया, अपोजिशन लीडर हो गया, ठीक है। ये लोग डिसाइड करके भेजते हैं कि यही व्यक्ति इनको जज बनाया जाएगा, इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़ में, इसमें मतलब न्यूज़ में भी है मुद्दा, प्लस ये यूज में नहीं है, NJAC नहीं है, कॉलेजियम चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब एक बात कर लेते हैं रिजाइन की, रिजाइन और रिमूवल की। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिजाइन करके ये किसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, किसको एड्रेस करके अपना रिजाइन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे और CGI को, प्रेसिडेंट को रिजाइन करके देंगे, ठीक है। यानी अपना रिजाइन लेटर किसको एड्रेस करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब रिमूवल का इनका, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, 34 जज हैं जो उनका रिमूवल भी होता है। तो रिमूवल में कौन पार्टिसिपेट करता है, यानी रिमूवल कैसे इनका होता है, कैसे इनका रिमूवल होगा? पहला उसको ग्राउंड बताना है। ग्राउंड में देखेंगे कौन कौन, यानी क्या बेस है जिस बेस पे इनका रिमूवल होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनका जो ग्राउंड है रिमूवल का, वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे होता है, ठीक है। और क्या प्रोसेस होता है इसका बताइए संदीप, क्या प्रोसेस होता है रिमूवल का? इसमें जो है कि स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से होना चाहिए, वोटिंग, प्रेजेंट वोटिंग के माध्यम से। यानी रिमूवल प्रोसेस चलेगा पार्लियामेंट में, जिसमें 2/3 मेजोरिटी से पास होगा बिल, उसके बाद फिर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब एक शब्द है इम्पीचमेंट। क्या जज का इम्पीचमेंट होता है या नहीं? जज के का इम्पीचमेंट होता है या नहीं होता है? जज का इम्पीचमेंट नहीं होता है। जज का इम्पीचमेंट नहीं है। इम्पीचमेंट अगर हम बात करें तो इम्पीचमेंट केवल इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर चलता है और किसी भी संविधान में किसी भी ऑफिशियल पोस्ट के लिए नहीं है ये, ठीक है। इनके लिए रिमूवल होता है, बाकी जो और लोग होंगे उनके लिए भी रिमूवल होता है, ठीक है। ओके। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। जज के क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए? जो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन 5 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर 5 साल तक जज रहा हो, ठीक, या फिर 10 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, ठीक, और वह लॉ के जानकार बहुत हों। ठीक, वेरी गुड। अब इनका क्वालिफिकेशंस हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सिटीजन तो पहला होना चाहिए, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। पहला सिटीजन होना चाहिए। दूसरा 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, ना कि वकील रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, यानी एडवोकेट रहा हो या प्लीडर रहा हो, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ उससे अच्छा जानकारी भी हो, किसका? लॉ की जानकारी हो उसको, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके।
अब एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। कुछ पावर्स इनके पास होती हैं, जो पावर्स में कौन कौन सी पावर्स इनके पास होती हैं। जैसे एक है ओरिजिनल पावर यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर। हम बाकी सारे ऑफिसर्स के लिए हम पावर यूज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो पावर होती है उनको हम जुरिस्डिक्शंस कहते हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन को कहा जाता है। ठीक है, अब पावर में देखेंगे ओरिजिनल पावर होती है, अपलेट पावर होती है। ठीक है, कुछ बहुत सारी पावर होती है इनकी, अपलेट, जुरिस्डिक्शन, अपलेट और ओरिजिनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ रिट्स भी होती हैं। रिट का मतलब फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो होते हैं इशूज़, आपको रिट के थ्रू सुनता है कोर्ट। ठीक है, ओके। एक चीज़ और देखना है कि मान लीजिए सपोज कि सुप्रीम कोर्ट की सीट खाली हो गई और केसेस का बर्डन है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीट्स खाली है, केसेस बर्डन है, बहुत सारे केसेस, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में एक और ऑप्शन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक्टिंग जज का या एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पहला हम समझेंगे एक्टिंग जज कब लाया जा सकता है। ठीक है, किस किस कंडीशन में लाया सकता है बताइए। एक्टिंग जैसे भाई प्रेसिडेंट लाएगा सर जी, और जैसे एब्सेंट मतलब हो, जैसे सीट खाली है, सीट खाली हो, सीट खाली हो, तो वहाँ पे किसी जज को हम ला के रख लेते हैं। टर्म एब्सेंट हो, टर्म एब्सेंट हो तब लाया जाता है। टर्म हो यानी कि मतलब सीट खाली हो तो वैकेंट सीट हो पहली चीज़। ठीक है, या टर्म खाली हो, एब्सेंट हो, और क्या चीज़, अनेबल टू ड्यूटी में हो। हाँ, कोई व्यक्ति है जो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे हम किसी एक्टिंग जज को ला सकते हैं। इसको बोलता है अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया एक्टिंग जज। ये कौन लाएगा एक्टिंग जज को, अपॉइंट कौन करेगा? सेम जैसे बाकी सब लोग कर रहा है, प्रेसिडेंट वही करेगा। एक्टिंग जज किसे कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं एक्टिंग जज? एक्टिंग जज का मतलब होता है कोई व्यक्ति जैसे सीट खाली है या एब्सेंट है वो, या हो सकता है कि काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पर किसी जज को हम ला सकते हैं। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन उसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एक होता है एडहॉक जज। एडहॉक जज का मतलब टेम्परेरी जज। ठीक, ये भी कंडीशन वही, सीट खाली होगी तो हम टेम्परेरी जज किसी को अपॉइंट कर सकते हैं ना। अब बताइए एडहॉक जज कैसे कैसे ला सकते हैं, क्यों मतलब किस बेस पे ला सकते हैं और क्यों, कब ला सकते हैं एडहॉक जज? एडहॉक जज जब हमारे देश में ज़्यादा केसेस का बर्डन हो तब लेकर आया जा सकता है उन सबको। ठीक, उनको कुछ समय के लिए, जब तक वो बर्डन ज़्यादा रहेगा, बना रहेगा, तब तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद कम हो जाएगा, वो हट जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। एडहॉक जज में अभी आपने बताया कि अगर मान लीजिए कोरम नहीं है, कोरम का मतलब 34 जज हैं, 34 जज पूरे होने चाहिए। अगर 32 जज हैं, 30 जज हो रहे हैं, कोरम नहीं पूरा है, तब भी हम क्या करेंगे, कोरम को पूरा करने के लिए हम एडहॉक जज को अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन याद रखना एडहॉक जज के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, सेम क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, एक होता है रिटायरिंग जज। क्या, अगला क्वेश्चन है, क्या रिटायर जो जज है, जो रिटायर हो चुका है, उसको फिर से पुनः दोबारा हम कोर्ट में जज बना सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में केसों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको बुला के वहाँ बुलाया जाता है। उनको पूरा करने के लिए, कोरम को पूरा के लिए उनको बुलाया जाता है। पेंडिंग केसेज हैं उनको हैंडल करने के लिए हम रिटायर्ड जज को भी बुलाया जाता है। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं। आप इनको इंडिपेंडेंस बॉडी कहा गया है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस बॉडी कहा गया, स्वतंत्र बॉडी कहा गया है, क्यों कहा गया है? एक दो पॉइंट कोई बता सकता है तो बताइए। ठीक है, कोई इसको क्यों कहा गया है? सही, क्योंकि मेड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट का जो मूड है वो फिक्स है एकदम। ठीक है, और सिक्योरिटी ऑफ टेनर इसका होता है, टेनर भी फिक्स है इसका, और एक्सप्रेशन ऑन CFI। इसका मतलब जो एक्सपेंसेस जिनका है, खर्च वो फिक्स है, कहाँ से दिया जाएगा? CFI। CFI का मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, भारत की संचित निधि से फंड इनका फिक्स है। इसलिए इनका टेनर क्या है, टेनर भी फिक्स है, पैसे भी फिक्स हैं, प्लस इनका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, मूड, ये सब फिक्स है। इसीलिए इनको इंडिपेंडेंस कहा गया, इसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसी पर इशू हो गया कि कोलेजियम लाया जाए या फिर NJC लाया जाए, क्योंकि कोलेजियम अभी तक क्या इंडिपेंडेंस को बता रहा है ना। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आर्टिकल है प्रोसीजर से लेकर के आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 ये क्या है, किसी को पता है? आर्टिकल 143 क्या है? ये पावर टू प्रेसिडेंट है कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया? पावर टू कंसल्ट, यानी पावर कंसल्ट करने का पावर है किसका? सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का पावर है। कौन कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है किससे, यानी एडवाइस मांग सकता है, कंसल्ट करता है किससे? प्रेसिडेंट किससे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं इसमें?
एक चीज़ और है पावर से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है ये क्या इसके जो लाज होते हैं, कानून होते हैं जो बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या क्या सभी देश में जितने भी कोर्ट हैं उन सब पे लागू होते हैं या उन सब पर बाइंडिंग हैं, हाँ या ना? संदीप, संतोष। क्वेश्चन ये है कि जो भी रूल्स लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो बाकी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, उन सब पे लागू होते हैं या उनके ऊपर बाइंडिंग है या नहीं? ये सब तो कानून हर स्टेट पे लागू होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये सारे जो कानून बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लागू होंगे। और अगर वही उनकी बात को नहीं मानता है कोई कोर्ट तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को बोला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन डिस्प्यूट होता है अगर जुडिशल रिव्यू का, डिस्प्यूट कोई ऐसा है जो जुडिशल रिव्यू से है, तो कौन कौन से केस में जुडिशल रिव्यू में किस के ऊपर कोई मैटर है या केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, यानी अपने केस को रिव्यू कर सकता है। कौन कौन से मैटर से रिलेटेड? प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स। प्रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई अलग इलेक्शन का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट को केस देख सकता है वो, यानी रिव्यू ले सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, इससे रिलेटेड कोई केस है तो दे सकता है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन का भी कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू है तो उसको फिर से रिव्यू चेक या दोबारा चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट का अगर आपके वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन को चेक करेगा, देखेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर आपके फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है राइट्स का तो आप सीधे सीधे कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, किसके थ्रू? आर्टिकल 32 थ्रू। हाई कोर्ट में किस थ्रू जाते हैं, किस आर्टिकल थ्रू? 226 के थ्रू। 226 आर्टिकल जो है वो बताता है कि हम हाई कोर्ट में सीधे अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है। आर्टिकल 1 हो गया 32, जिसको आप बोलते हैं क्या, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है संविधान में? आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, किसी को पता है? संवैधानिक उपचार। इसमें रेमेडी कहा गया। इसमें जो है कि 5 तरह के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती हैं। कौन कौन से 5? जिसमें पहला है बंदी प्रत्याचार, दूसरा परवादेश, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी फंडामेंटल राइट को आपके वायलेट तो जारी, जिसमें हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब केस है ओरिजिनल केसेस या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब ये होता है कि ये जो केस होंगे वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, जो उसके खुद के ओरिजिनल के दायरे में आता है, यानी खुद के अपने दायरे में आता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, अपीलेट जुरिसडिक्शन वो होता है कि जब कोई भी हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जाता है या लोअर कोर्ट से होकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसको अपील के थ्रू अपने केस को लेके जाना होता है, इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अब 1-2 पॉइंट बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या क्या आते हैं, यानी कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माने जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन से केस माने जाएंगे? सेंटर और स्टेट के केस जो है डिस्प्यूट होता है, कोई केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल पावर है जी, उसको वही चेक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता जी। गुड। और कोई 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो गया जी, ये भी तो है, 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट है, वो मैटर चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो जी। सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल पावर है, उसको चेक करेगा, हाई कोर्ट नहीं देखेगा वो। ठीक है, या देखेगा भी तो, लेकिन पावर उसको किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, गुड। अब दूसरी पावर है अपीलेट पावर। दूसरी पावर है अपीलेट पावर। अपीलेट पावर का मतलब क्या होता है? हमने बताया कि अपीलेट पावर का मतलब हम अपील के थ्रू किसी कोर्ट में जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर करके पहुंच सकते हैं, उसको बोला गया है अपीलेट पावर। अपीलेट पावर किस मैटर में होगा, किस किस केसेज में, किस मैटर में अपीलेट पावर हो सकता है? ठीक है, किस मैटर में? अपील पावर क्रिमिनल मैटर में होगा, जो कि 134 अनुच्छेद के तहत। हाँ, क्रिमिनल मैटर में होगा, सिविल मैटर में भी हो सकता है, सिविल केस भी आप सीधे लेके जा सकते हैं। कहाँ पे? अपील के थ्रू, यानी आपने कोई अपराध कर दिया, सिविल वाला केस आपके साथ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपील के थ्रू जा सकते हैं, इसके लिए बोला गया इसको अपीलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके। क्रिमिनल में भी आपने देखा जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, क्या, ध्यान सुनिएगा, क्या
सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दिया है, फांसी की सज़ा दे दिया है या फिर उसको मृत्युदंड दे दिया है, तो क्या इसको कौन माफ़ कर सकता है? कौन माफ़ कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। क्लियर? यानी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। अब एक चीज़ और है, प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर की भी पावर होती है थोड़ी सी, तो गवर्नर भी किसी को माफ़ कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है। कौन सी चीज़ है वो? इसमें जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच जो डेथ सेंटेंस है, डेथ की सज़ा सिर्फ प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, जिसमें गवर्नर नहीं कर सकता है। उसका सज़ा को सिर्फ कम कर सकता है, लेकिन डेथ की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। यानी एक डिफरेंस है, बाकी सारी पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है वही पावर गवर्नर के पास है। एक सेंटेंस खाली अंतर है कि एक है डेथ सेंटेंस को नहीं दे सकता, दूसरा एक और है कोर्ट मार्शल के थ्रू, अगर किसी को कोर्ट मार्शल के थ्रू केस हो गया है तो वो भी माफ़ कर सकता है ये प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि जब किसी भी जज को हटाया जाएगा, रिमूवल होगा, तो उसको कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा? 14 दिन। हाँ, तो इसमें देख के बताया जाता है, ऐसे ही ठीक है, 14 दिन पहले हम नोटिस भेजते हैं उसको। अब अगला क्वेश्चन है, क्या कभी अब तक कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी जज रिमूव हुआ है? नहीं। वेरी गुड। अभी तक कोई भी जज रिमूवल या इम्पीच्ड नहीं हुआ है, इतना समझना है। अभी हमारे संविधान में यानी हमारे देश में कोई भी जज पे कोई रिमूवल। एक लास्ट क्वेश्चन है संतोष से, आप ये बताइए कि किसी भी जज के जो सीट्स है, जज की जो सीट्स होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसको चेंज करने का, अमेंड करने का या बढ़ाने का या घटाने का किसके पास पावर है? कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट इसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यानी पार्लियामेंट सीट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स प्रेसिडेंट इसकी CJI की हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की हो सकता है, या हाई कोर्ट की हो सकता है, ये सब इसको बढ़ा घटा सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, वेरी गुड।